Assalamu alaikum everyone. This is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. I welcome to all of you on my YouTube channel. Ladies and gentlemen, जैसा कि आप सब जानते हैं हम BS इंग्लिश सेमेस्टर 5 के कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और रिसेंटली जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है मॉडर्न नॉवेल्स और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने 3 नॉवेल्स को डिस्कस करना था. We already have discussed 2 novels and this is number 3. So basically this is last novel that we will discuss in this subject modern novels. जी तो ये है जी आपका लास्ट नॉवल विच इज़ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. दिस इज़ द नेम ऑफ द नॉवल. ये जी नॉवल का नेम है, थोड़ा सा लेंथी है, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट as a young man, and this novel is written by one of the very influential writer of 20th century, जेम्स जॉयस. जी ये जी नॉवलिस्ट, ये है राइटर इस नॉवल का जिसने इस नॉवल को लिखा है. तो जिस तरह की ट्रेडिशन बनी हुई है, जिस तरह से हम नॉवेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस नॉवल को भी उसी ट्रेडिशन के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी गो. जी तो सबसे पहले हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस. अपर राइट कॉर्नर पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है जी, ये है जेम्स जॉयस की पिक्चर और अब हम इसकी बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं. हिज फुल नेम इज़ जेम ऑगस्टिन एलोसियस जॉयस. जी ये जेम्स जॉयस का फुल नेम है, जेम्स ऑगस्टिन एलोसियस जॉयस. ही वॉज बॉर्न इन 1882. 1882 में इस राइटर की पैदाइश होती है डबलिन आयरलैंड के अंदर एंड डाइड इन 1941 और तकरीबन 59 ईयर्स के बाद इसकी मौत होती है. ही वॉज एन आयरिश पोइट. आयरलैंड से इसका ताल्लुक़ था, इस वजह से आयरिश पोइट था, नॉवलिस्ट था एंड लिटरेरी क्रिटिक था. 3 तरह से इसने लिटरेचर को लेके चला था, एज अ पोइट, एज अ नॉवलिस्ट एंड एज अ क्रिटिक एज वेल. ही कंट्रीब्यूटेड इन मॉडर्निस्ट मूवमेंट. इस दौर के अंदर एक मूवमेंट चली थी जिसको मॉडर्निस्ट मूवमेंट कहते हैं एंड ही बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ 20th सेंचुरी. इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसका बहुत सा बोलबाला हुआ, जिसकी वजह से ये 20वीं सदी का 20th सेंचुरी का मॉडर्न एज का एक इन्फ्लुएंशियल राइटर बन गया. हिज फेमस नावल इज़ यूलिसिस. ये एक बहुत ही इसका कमाल का एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा शाहकार है ना, वो ये नावल है यूलिसिस विच इज़ रिटन इन 1922. ये बेसिकली आपने एक और नावल पढ़ा होगा होमर का ओडेसी. ये बेसिकली उस नावल से मिलता जुलता ही नावल है जो कि जेम्स जॉयस ने लिखा है और यही वो नावल है जिसने इसको बहुत ज़्यादा शोहरत दी थी. जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ आवर नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस. ये छोटी सी इसकी बायोग्राफी इतनी ही आप कर रहे हैं, सो इट वुड बी इनफ. ये बहुत ही काफ़ी होगी अगर आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन की पॉइंट्स की बेस पे हम इस वीडियो को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल डिस्कस अबाउट द जेम्स जॉयस बायोग्राफी. वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड सेकंड वो विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जी जो भी आप नावल देखेंगे उसका थोड़ा बहुत तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा. लाइकवाइज दिस नावल आल्सो हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द जॉनरा कि ये किस तर्ज का नावल लिखा गया, वो डिस्कस करेंगे. देन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो कहानी हम तक आती है वो कहाँ से आती है, कौन हमें कहानी सुनाता है. देन अबाउट द सेटिंग कि नावल कब लिखा गया और कहानी कहाँ की है, वी विल डिस्कस इन सेटिंग. एंड देन द सोल पार्ट ऑफ द नावल, द कैरेक्टर्स जी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो समझ लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. देन अबाउट द थीम्स कि कहानी किसके रिवॉल्व कर रही है. देन अबाउट द स्टोरी, इसके अंदर हम समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो दीज आर द की पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो और इन्हीं की पॉइंट्स की बेस पे हम इस वीडियो को मुकम्मल करेंगे. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जेम्स जॉयस की बायोग्राफी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सेकंड पॉइंट विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सो हियर वी गो. ये जी आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना यानी कि आप कह लें कोई पायदार ये बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर आप इसको ले सकते हैं. Numerous references to the politics and religion of Ireland from around 1880
until 1922 when the Irish War of Independence resulted the formation of the Irish Free State। जी, ये कुछ पॉइंट्स है जी जो रेफरेंस आपको मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो एक वैलिड रेफरेंस है वो आपको 1880 से 1922 के दरमियान का मिलेगा, जब एक आयरिश वॉर हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वॉर का ये नतीजा निकला था कि आयरिश एक फ्री स्टेट बन चुका था। अब इस नावल के अंदर आपको बेसिकली कुछ रिलीजियस इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे और कुछ आपको पॉलिटिक्स के भी नज़र आएंगे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन्स हैं इनके अंग्रेज़ों के, उनका एक बहुत ही ज़्यादा टच आपको इसके अंदर मिलेगा। When Joyce was growing up, Ireland had been under British rule since 16th century। जब जेम्स जॉयस हमारा नॉवलिस्ट है उसकी परवरिश हो रही थी, वो बड़ा हो रहा था, उस वक्त आयरलैंड अंडर कंट्रोल था ब्रिटिश के। आपको पता है कि ये बरतानिया के आसपास ही है, तो ये उनके अंडर ही था और ये 16वीं सदी से ऐसा चल रहा था। 20वीं सदी आ चुकी थी, तो ये 16वीं सदी से ही उनके अंडर चल रहा था। एंड टेंशंस बिटवीन आयरलैंड एंड ब्रिटेन हैड बीन स्पेशली हाई सिंस द पोटैटो famine ऑफ द 1840 that led to Ireland's population being decimated by disease and immigration to United States, Australia, England and elsewhere। और ये जो टेंशन्स थी बरतानिया के दरमियान और आयरलैंड के दरमियान, ये शुरू से ही चलती आ रही थी। और ये जो टेंशन्स थी ये अराइज तब हुई जब एक फेमाइन आई, एक कहत आया, और जो कहत आया वो पोटैटोज़ का आया। इस कहत की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा अमवात हुई, जिसकी वजह से आयरलैंड के जो लोग थे वो बरतानिया से निकले, उन्होंने इर्द गिर्द कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, सच एज़ US, ऑस्ट्रेलिया और इर्द गिर्द के इलाकों में वो चले गए। In addition to political strife, there was a considerable religion tension। अब पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सी अफरा तफरी वहाँ पे मौजूद थी। द मेजॉरिटी ऑफ आयरिश इंक्लूडिंग द जॉयस वर कैथोलिक्स। अब ये जो राइटर है आपका, ये बेसिकली कैथोलिक मज़हब से बिलोंग करता था। मज़हब का बहुत बड़ा टच इस नावल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड स्ट्रांगली फेवर्ड आयरिश इंडिपेंडेंस, और ये आयरलैंड की आज़ादी के भी बहुत ज़्यादा मफाद में था। द प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी दैट वाज हेवीली कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री ऑन द अदर हैंड मोस्टली विश टू रिमेन यूनाइटेड विद ब्रिटेन। अब जो कैथोलिक्स थे वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम आज़ाद होने चाहिए, हमारा ब्रिटेन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे दे वर इन फेवर, दे वर विलिंग कि भाई हमारा जो साथ होना चाहिए वो बरतानिया के साथ ही होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो तज़ाद था वो बढ़ता ही गया। इन अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, the young Stephen Friend at University College of frequently confronted with the political questions about the struggle between Ireland and England। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको जो लीडिंग करेक्टर नज़र आएगा स्टीफन, ये एक लीडिंग करेक्टर प्रोटैगनिस्ट है। उसके थ्रू कहानी हम तक पहुँचेगी और उस कहानी के अंदर भी आपको इस तरह के टेंशन्स, इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस भी देखने को मिलेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सा बैकग्राउंड था, ये इतना ज़रूरी नहीं कि आप इसको कर लें, लेकिन एक हल्का सा टच देने के लिए जो एक ट्रेडिशन बनी हुई, इसलिए ये आपके इस वीडियो का हिस्सा बनाया हुआ। नेक्स्ट वन अबाउट द योनरा, कि कौन सी टाइप का ये लिटरेचर लिखा गया है, वो 2 से 3 तरह का आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मॉडर्निस्ट नावल, एक्चुअली इट वाज रिटन इन 1922 के इर्द गिर्द लिखा गया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये मॉडर्न एज थी, इस वजह से इसको मॉडर्न नावल भी कहा जाता है। नंबर 2 सेमी ऑटोबायोग्राफी। इसमें बेसिकली जो राइटर है जेम्स जॉयस, वो अपनी हालात ज़िंदगी का भी थोड़ा सा टच इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से सेमी ऑटोबायोग्राफी। अब जो बेसिकली मैं आपको योनरा समझाना चाहता हूँ वो ये 2 चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स रोमन एक चीज़ और कंस्ट्रो रोमन, ये दोनों चीज़ें। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंस्ट्रो रोमन बेसिकली एक फार्म है जो कि बिल्डिंग्स रोमन के अंदर से ही निकली है। तो बिल्डिंग्स रोमन को पहले हम समझते हैं ये क्या चीज़ होती है। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है जी, बेसिकली जब आप एक इंसान की पूरी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो वो जो पीस ऑफ वर्क होगा वो बेसिकली बिल्डिंग्स रोमन बनेगा। फॉर एग्जांपल जी, मैं किसी एक करैक्टर को, किसी एक राइटर को उठा लेता हूँ, उसकी पूरी की पूरी आप बीती बताना शुरू करते हैं, पूरी की पूरी बायोग्राफी अबाउट हिज और हर चाइल्डहुड, अबाउट हिज और हर यूथ एंड अबाउट हिज और हर ओल्ड एज। ये सारी चीज़ें मैं एक तरतीब के साथ बताना शुरू कर दूंगा, तो बेसिकली बिल्डिंग्स रोमन कहलाएगा। अब इसी के अंदर से एक फॉर्म निकलती है, उस फॉर्म को कहते हैं कंस्ट्रो रोमन। कंस्ट्रो रोमन क्या होता है, ये एक जर्मन वर्ड है,
कंस्ट्रोमन एक जर्मन वर्ड है, नॉवल ऑफ आर्टिस्ट, कि जब हम किसी एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी के बारे में चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं ना, वो कंस्ट्रोमन होता है। अब आर्टिस्ट कौन सा हो सकता है? कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, कोई पेंटर भी हो सकता है, कोई आर्किटेक्चर भी हो सकता है। कोई भी किसी किस्म का जो माहिर होगा, उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में जब हम बताएंगे तो वो कंस्ट्रोमन होगा। ठीक है जी। तो इस नावल के अंदर आपको ये दोनों ही फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, एक पूरी की पूरी ज़िंदगी की डेवलपमेंट और उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी के बारे में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आसान वर्ड में मैं फिर आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देन वी हैव द पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहानी हम तक पहुंचती है ये एट सेमी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर है, लेकिन जो कहानी हम तक पहुंचती है वो थर्ड पर्सन नरेशन के ज़रिए ही पहुंचती है। ही, शी, इट, दे, ये कुछ प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं जी इस नावल के अंदर, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं और इन्हीं के ज़रिए कहानी हम तक पहुंची। देन वी हैव द सेटिंग, ये जो आपको एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड डबलिन, ये आयरलैंड के अंदर है जी। तो जो पूरी की पूरी कहानी परफॉर्म होती है वो आयरलैंड के अंदर ही होती है। तो बेसिकली सेमी ऑटोबायोग्राफी बनाना है तो वो बेसिकली जो आपका राइटर है वो डबलिन का ही रहने वाला था, तो अपनी जो उसकी नेटिव लैंड है उसी को उसने अपनी कहानी की सेटिंग बनाया। एंड इट वाज रिटन पब्लिश्ड इन 1960, 1916, 1916 के अंदर इस कहानी को पब्लिश भी करवाया गया था। तो ये इस नावल की सेटिंग। देन अबाउट द करेक्टर्स जी, ये नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं नाम तो आगे एक एक करके लूँगा, लेकिन आप देख लीजिए, नोटबुक्स के ऊपर लिख लीजिए। लेकिन ये सिर्फ यही करेक्टर्स नहीं हैं, देयर आर अदर्स एज वेल, और भी बहुत से करेक्टर्स हैं, कुछ माइनर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं, लेकिन उन सब का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस नावल के अंदर नहीं है। तो जिन करेक्टर्स की पार्टिसिपेशन इस नावल के अंदर होगी, वो विल डिस्कस जस्ट दोज करेक्टर्स, तो उन्हीं को ही हम लेके चलेंगे। कुछ ये करेक्टर्स हैं, कुछ हम आगे बारी बारी डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 वी हैव स्टीफन डिडालस जी, ये आपका फर्स्ट करेक्टर है जी। ही इज़ द हीरो ऑफ द नावल, इस नावल का ये प्रोटैगोनिस्ट है। पहले इस नाम को हम डी कोड कर लेते हैं, फिर हम इस करेक्टर के बारे में देखते हैं। स्टीफन डिडालस, डिडालस आपको वर्ड नज़र आ रहा है, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, ये ग्रीक मैथोलॉजी से आप देख लें कि ये उससे लिंक्ड है। अब ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो डिडालस नाम है या वर्ड है, ये सिंबलाइज किया जाता है प्योरिटी के साथ, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ एंड पावर के साथ। जो वर्ड डिडालस है, इसका ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर जो मतलब होता है वो पाकीज़गी होता है, अकल होता है, इल्म होता है और ताकत होता है। ठीक है जी। अब ये नाम पढ़ा किस तरह का था? डिडालस बेसिकली ही वाज अ स्किलफुल आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्समैन, जो लकड़ी का काम करके या किसी भी चीज़ का काम करके उसके एक ब्यूटीफुल सी शेप दे देता है ना, वो आर्किटेक्चर होता है या क्राफ्ट्समैन होता है। जिस तरह कोई लकड़ी की कुर्सी बना ले, लकड़ी का टेबल बना ले, या लोहे की चीज़ को इस तरह मोल्ड करके कोई खूबसूरत सी चीज़ बना ले, वो बेसिकली क्राफ्ट्समैन होता है। सो बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक बंदा था डिडालस, और वो कौन था? क्राफ्ट्समैन था। एंड ही वाज द फादर ऑफ इकारस, एक और भी बंदा था, उसका नाम इकारस था, और डिडालस उस इकारस का फादर था, इकारस उसका बेटा था। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एथेंस बहुत ही प्यारी जगह है, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर आपको मिलेगा। देयर वाज अ किंग, और एथेंस के अंदर एक बादशाह था, उसका नाम था माइनोस। अब याद रखिएगा नाम, डिडालस, उसका बेटा इकारस, ये एथेंस के अंदर रहते हैं, और एथेंस के ऊपर जिस बादशाह की हुकूमत है उसका नाम है माइनोस। माइनोस ऑर्डर्ड हिम, जो माइनोस है वो डिडालस को हुक्म देता है टू क्रिएट अ लेबिरिंथ। अब जो बादशाह ना माइनोस, वो डिडालस को हुक्म देता है कि तुम एक लेबिरिंथ बनाओ। व्हाट इज़ लेबिरिंथ? भूल भुलैया एक किस्म की नहीं होती, उसको लेबिरिंथ कहते हैं। कि भाई आप बहुत अच्छे कारीगर हो, अब आपने एक भूल भुलैया बनानी है, एक लेबिरिंथ बनानी है। फॉर मिनोटोर, मिनोचोर भी कह सकते हैं, मिनोटोर भी कह सकते हैं। फॉर मिनोचोर, ये एक यू कैन से अ टाइप ऑफ मॉन्स्टर। जो मिनोचोर है ये एक किस्म का मॉन्स्टर है, हाफ मैन हाफ बुल, ये आधा इंसान है और आधा बुल है। इसकी वजह से जो बादशाह होता है कि इसके लिए एक भूल भुलैया बनाओ, उस भूल भुलैया के अंदर हमने इस क्रिएचर को, इस मॉन्स्टर को डालना है। अब जो डिडालस था वो एक भूल भुलैया, एक लेबिरिंथ बनाता है, उसके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो भूल भुलैया बनाने के बाद देयर हैपन्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिडालस एंड माइनोस।
लेकिन डिडालस और माइनॉस के दरमियान एक तजाद, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उस लड़ाई झगड़े की वजह से जो माइनॉस होता है बादशाह, वो इस डिडालस को जेल के अंदर बंद कर देता है, कैदी बना देता है, इसको भी और इसके बेटे को भी। अब जब इन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है तो जो डिडालस होता है वो जादू की मदद से अपने और बेटे के पर बना लेता है, विंग्स बना लेता है, और जो विंग्स होते हैं वो वैक्स के बने होते हैं, और वो उस जेल से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और आसमान के अंदर उड़ना शुरू कर देते हैं। बट ही एडवाइज्ड हिज सन के ना तो सूरज के करीब जाना, सूरज के करीब जाओगे तो जो हमारी वैक्स है वो पिघल जाएगी, हम गिर जाएंगे, और ना ही समंदर के करीब जाना कि जो हमारे पर हैं वो भारी हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे। लेकिन इसका बेटा इसकी बात नहीं सुनता, वो ऊपर का ऊपर उड़ता ही चला जाता है, उड़ता ही चला जाता है और सूरज के करीब चला जाता है, तो जो वैक्स के पर बने होते हैं वो पिघल जाते हैं और उसका बेटा गिर जाता है और समंदर के अंदर डूब जाता है। ठीक है जी। और इसी के नाम का एक दरिया भी है डिडालस, सॉरी आई डोंट नो वेयर इज़ इट, लेकिन इस तरह की एक फिक्शनल सी कहानी बनी हुई है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली ये जो डिडालस नाम लिया गया वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर से ही लिया गया। सो फुल नेम ऑफ योर फर्स्ट कैरेक्टर द प्रोटैगनिस्ट इज स्टीफन डिडालस। स्टीफन डिडालस का एक ही वर्क है, याद रखिएगा, ही गिव्स वैल्यू टू आर्ट ऑफ ब्यूटी। ये आर्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और इसकी ज़िंदगी के बारे में ही हमने पढ़ना है। इसकी डेवलपमेंट बचपन से लेकर जवानी, जवानी के बाद ये जो आर्टिस्ट बनता है ना, उसी के रिलेटेड हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। देन वी हैव साइमन डिडालस। साइमन डिडालस इज़ द फादर ऑफ स्टीफन। ये स्टीफन का फादर है जी। हैड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये अपने वतन आयरलैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला जुनूनी किस्म का ये बंदा है जी। देन वे मैरी डिडालस। मैरी डिडालस इज़ द मदर। ये माँ है जी और ये साइमन की वाइफ है। शी इज़ वेरी रिलीजियस, बहुत ही कैथोलिक मज़हब से बिलोंग करती है, बहुत ही मजहबी किस्म की खातून है। फोर्स इज सन टू अटेंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और ये जो अपने बेटे को फोर्स करती रहती है कि जितनी भी मजहबी रसूमात होती हैं उनको अपने अटेंड लाजमी तौर पर करना है। देन वी हैव एमा क्लैरी। एमा क्लैरी इज स्टेफन आइडलाइज्ड लव। ये वो लड़की होती है, एक आइडलाइज्ड लव होता है जिसको ये इमेजिनेशन के अंदर लेके जाता है, और यही वो लड़की होती है जिसकी बेस पे ये एक आर्टिस्ट बनता है। यही वो लड़की होती है जो इसके अंदर इमेजिनेशंस पैदा करती है और इसी की बेस पे वो एक आर्टिस्ट बनता है। शी यंग गर्ल होम ही इज़ अट्रैक्टेड। ये एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की होती है जो इसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इट डजंट नो हर वेरी वेल, लेकिन इसके अंदर एक फ़्लॉ ये होता है कि इस लड़की को अच्छे तरीके से जानता भी नहीं होता, सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस के अंदर आती है और उसी इमेजिनेशंस के अंदर ही आके उसको अट्रैक्ट करती है और ये एक आर्टिस्ट बन जाता है। देन वे मिस्टर जॉन कैजी। ये साइमन्स फ्रेंड, जो स्टीफन का फादर है साइमन, ये उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। ही अटेंड्स क्रिसमस डिनर वेयर स्टीफन सिट्स विद एडल्ट्स फर्स्ट टाइम। और ये जो बंदा है जॉन कैजी, ये इनके घर आता है डिडालस फैमिली के अंदर क्रिसमस डिनर करने के लिए, और वो क्रिसमस का डिनर पहला इवेंट होता है, पहला मौका होता है जो जब स्टीफन बड़े नौजवानों के अंदर, बड़े लोगों के अंदर पहली दफ़ा बैठता है। ही इज़ नेशनलिस्ट, ये एक नेशनलिस्ट भी बनता है। देन वी हैव चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नर, आयरिश पॉलिटिकल लीडर। ये जी एक आयरलैंड का एक सियासी बंदा है, रहनुमा है। इसकी मौत हो जाती है और इसकी मौत के जो आर्ग्यूमेंट है वो हर तरफ एक डिबेट सी चल रही होती है। इज़ नॉट एन एक्चुअल करेक्टर, बेसिकली ये एक एक्चुअल करेक्टर नहीं है, लेकिन इसके गिर्द थोड़ी सी कहानी घूम रही होती है जिसकी वजह से ये आपके करेक्टर्स का पार्ट है। इज़ दैट इन्फ्लुएंसेस मैनी करेक्टर्स इन द नॉवल। डेफिनेटली जब इसकी मौत होती है तो जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो इसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। देन वी हैव दांते, कैथोलिक गवर्नेंस ऑफ डिडालस फैमिली। ये एक कैथोलिक मज़हब से बिलोंग करती है और ये गवर्नेंस है जी। डिडालस फैमिली है, उसकी गवर्नेंस है, बच्चों की देखभाल ये औरत दांते ही करती है। हर रियल नेम इज़ मिसिस रायऑर्डन। इस औरत का जो असल नाम है वो मिसिस रायऑर्डन है, लेकिन इसको प्यार से सारे डांटे डांटे बुलाते हैं। आर्ग्यूज विद द मिस्टर कैजी ओवर द फेट ऑफ पार्नर ऑन क्रिसमस डिनर। और ये क्रिसमस डिनर के ऊपर ना एक बंदे से बहस करती है। आपको बताया था कि वो जो मौत होती है उसी के बारे में बहस कर रहे होते हैं। देन वी हैव अंकल चार्ल्स, ही इज़ द अंकल ऑफ डिडालस फैमिली। डिडालस फैमिली का ये चचा है जी, और ये स्टीफन के साथ चहलकदमी करता है, उनके साथ बातचीत भी करता है अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट रिलीजन, ईच एंड एवरीथिंग। और जो स्टीफन है वो इसके साथ चहलकदमी करते वक्त बहुत ही खुशी महसूस करता है। देन वी हैव एलिन वैंस, अ यंग गर्ल लिव इन नेबरहुड। जहाँ पे डिडालस फैमिली रह रही होती है वहाँ पे कुछ हमसाए भी होते हैं। उन हमसाए की एक लड़की होती है जिसका नाम एलिन होता है। स्टीफन टेल्स डांटे ही वांट्स टू मैरी एलिन। जब ये बच्चा होता है ना स्टीफन, ये अपनी गवर्नेंस डांटे को कहता है कि भाई मैंने इस लड़की से शादी कर दी एलिन से। लेकिन जो एलिन होती है शी बिलोंग्स टू प्रोटेस्टेंट रिलीजन।
तो जो इनकी गवर्नेंस होते हैं ना वो उसको मना करते हैं सख्ती से कि इससे शादी नहीं करनी क्योंकि इसका मज़हब और है, हमारा मज़हब और है। वी आर कैथोलिक्स एंड दे आर द प्रोटेस्टेंट, तो तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। देन वी हैव द क्रैनली, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड टू स्टीफन। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन ले रहा होता है तो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। ये अपनी जितनी भी इनर फीलिंग्स होती हैं ये इस बच्चे स्टूडेंट के साथ या इस अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर करता रहता है। जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दीज वर फ्यू करेक्टर्स, जो कि फ्यू तो मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका थोड़ा बहुत पार्ट होगा, तो ये करेक्टर्स आपने ज़हन में रखना। देन अबाउट द थिंग्स, ये जी कुछ थिंग्स है जो आपके स्टोरी का हिस्सा होंगे। रिलीजन के बारे में बात होगी और गिल्ट, मज़हब को आप फॉलो करते हैं और उसके अंदर फिर आप किसी किस्म की गलती गुनाह नहीं कर सकते। बेसिकली ये रिलीजन को भी साथ साथ लेके चल रहा होता है, फिर अंदर में गुनाह भी करता है, तो वो ना एक किस्म का इसको गिल्ट रहता है। फैमिली बर्डन, बेसिकली ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दे बिकम लोअर, तो ये एक फैमिली बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये भी एक बहुत बड़ा थीम है जो इस स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जी अब आ जाते हैं जी मेजर पार्ट की तरफ, स्टोरी। अब स्टोरी क्या है जी, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली स्टोरी का आगाज़ नहीं हो रहा, ये की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को समझ में आ गए तो आपकी एक डेवलपमेंट, एक अरेंजमेंट बन जाएगी, फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। स्टीफन डिडालस लाइफ, हमने जो ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है वो मेजर करेक्टर हीरो के बारे में पढ़ना, स्टीफन डिडालस की लाइफ के बारे में पढ़ना। थिंकिंग, किस तरह से चीज़ों को परखता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है, वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी। इन अ स्ट्रगल, और अंदरूनी तौर पे वो किस चीज़ से जस्तजू कर रहा है, किस चीज़ से लड़ाई कर रहा है, वो देखेंगे। टू बिकम एन आर्टिस्ट, कि वो किस तरह से आर्टिस्ट बनता है, बचपन से लेके आर्टिस्ट बनने तक जो उसकी ज़िंदगी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम इस स्टोरी के पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे और चाइल्डहुड के बारे में उसकी स्कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो स्कूल किस तरह से जाता था और वहाँ पे क्या क्या होता था। देन अबाउट द फैमिली प्रॉब्लम्स, जब वो यूथ के अंदर आता है तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देन जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो बेसिकली उसको चीज़ों की समझ आ जाती है, जिसकी वजह से हम रिलीजन इन्फ्लुएंस को भी इसी के अंदर देखेंगे। देन अबाउट द वेकिंग ऑफ एन आर्ट, एक लड़की को देख के किस तरह से ये इमेजिनेशंस के अंदर चला जाता है और वो इमेजिनेशन किस तरह इसको आर्टिस्ट बनने की तरफ ले जाती हैं, वो चीज़ें हम देखें। देन रिजेक्शन, अब आर्टिस्ट आपको खूबसूरती की तरफ ले जाता है, खूबसूरती की तरफ जाएंगे यू विल गो टू द सिंस, तो ये आप मज़हब का रिजेक्शन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। देन एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट हाउ ही हैड बिकम एन आर्टिस्ट, कि वो एक आर्टिस्ट किस तरह से बनता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जी, इस तरह से हम स्टडी को लेके चलेंगे। सो ही वी गो। अब हम करते हैं जी समरी का आगाज़, इस स्टोरी का आगाज़ होता क्या है जी। एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 1980 के बाद की बात है जी। स्टीफन वाज ग्रोइंग इन आयरलैंड, स्टीफन पैदा हो चुका था, उसकी आयरलैंड के अंदर परवरिश हो रही थी क्योंकि पूरा ख़ानदान आयरलैंड के अंदर ही रह रहा था। स्टीफन वाज सिटिंग विद हिज फादर वाज लिसनिंग फेरी टेल्स। अब एक रात होती है, एक रात जो स्टीफन होता है वो अपने बाप साइमन के पास बैठा होता है और उसका जो बाप है उसको परियों की कहानियाँ सुना रहा होता है। अब परियों की कहानियाँ सुनने के बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है। ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द वुमेन, औरतों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब औरतें कौन कौन सी सोचता है, फर्स्ट ही थिंक्स अबाउट हिज मदर, अपनी माँ के बारे में सोचता है मैरी। देन अबाउट द गवर्नेस, उनके घर की जो गवर्नेस होती है दांते, उनके बारे में सोचता है। देन अबाउट द एलिन, इनके नेबरहुड के अंदर जो लड़की रह रही थी उसके बारे में सोचता है। देन अबाउट द वुमेन सेलिंग कैंडीज़, और उनके घर के सामने एक सड़क है, रोड है, उसके ऊपर कुछ ख़वातीन कैंडीज़ बेचने आती, उन औरतों के बारे में ये सोच रहा होता है। फेमिनिज़म की तरफ चला जाता है जी, गाने सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ चला जाता है और इन औरतों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। दैट हाउ मच दे आर वर्किंग हार्ड वर्क। टेल्स दांते ही विल गेट मैरी विद एलिन, जी वही बात आ गई। अब ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपनी गवर्नर से कहता है कि मैं बड़ा हो के ना इस एलिन से शादी करूँगा, अपनी हमसाई से शादी करूँगा, बिकॉज शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, आई वांट टू गेट मैरी विद हर। तो जो गवर्नर्स होती है वो कहते हैं नो यू विल नॉट गेट मैरी विद एलिन बिकॉज शी बिलोंग्स टू प्रोटेस्टेंट एंड वी आर कैथोलिक्स, हम कैथोलिक हैं जी और ये प्रोटेस्टेंट हैं, वी आर एनिमीज टू ईच अदर, सो यू विल नॉट गेट मैरी विद एलिन, तो तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब ये स्टार्ट होता है जी इसके घर से। अब इसके घर के बाद एक स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिल जाता है और दैट स्कूल इज़ बेसिकली अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल आपको पता है कि जिसके हॉस्टल्स वगैरह रहने सहने का सिस्टम स्कूल के अंदर ही होता है,
उस तरह का एक स्कूल था। स्टीफ़न को स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है। जब स्कूल के अंदर पढ़ता है, वक़्त गुज़ारता है, तो इसको ना घर की बहुत ज़्यादा याद आती। अब जब याद का नाम आया तो बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ आप चले जाया करें। ये एक टेक्निक यूज़ हुई है इस नावल के अंदर। इसको याद आती है, खैर जी थोड़ा बहुत सोचता है। अगले दिन स्कूल जाता है, स्कूल से ब्रेक टाइम होता है या छुट्टी होती है, तो ये खड़ा होता है। एक बच्चा स्टूडेंट पीछे से आता है एंड ही जस्ट पुश्ड हिम। इसको ना धक्का देता है तो वो एक ना पूल के अंदर गिर पड़ता है। पानी का ठंडा पूल होता है, उसके अंदर गिर पड़ता है। तो बाहर निकलता है तो ही बिकम्स सिक, अनवेल। तो ये ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से अगले दिन ही ये चला जाता है जी चिल्ड्रन सॉरी इन्फेंट्री के अंदर। इन्फेंट्री कहते हैं जी जो स्कूल के अंदर छोटे बच्चों की जो देखभाल के छोटे छोटे से हॉस्पिटल बने होते हैं ना, उनको कहते हैं। अब वहाँ पे चला जाता है, वहाँ डॉक्टर इसको चेक करता है, इसको मेडिसिन वगैरह देता है। वहाँ पे डॉक्टर का ना एक असिस्टेंट होता है। तो जो असिस्टेंट और डॉक्टर ना आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर था, एक सियासी बंदा था जिसका नाम था पार्नेल, उसकी मौत हो चुकी है। तो उसकी जो मौत की वजह से ना मुल्क के अंदर बहुत ही लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, बहुत ही बहस हर तरफ हो रही है, बहुत ही जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना वो स्टीफ़न ज़ुर्र होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह का बहुत सी बातचीत डिबेट शुरू हो जाती है। तो इस तरह बातचीत करते करते काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। तो क्रिसमस का दिन आ जाता है। क्रिसमस का मौका जब आता है तो इसको स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं। स्कूल से छुट्टियां होती है, घर जाता है, वो कहता है कि चलो जी शुक्र है कि मुझे स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस पार्नेल के बारे में गुफ्तगू और यार तरफ जाओ तो उसकी मौत का जिक्र, उसके बारे में ही जिक्र। तो मैं घर जाता हूँ, मुझे कुछ दिन ना सुकून के देखने को मिलेंगे। अब क्रिसमस होती है, क्रिसमस का डिनर ये अरेंज करते हैं, वहाँ पे कुछ गेस्ट भी आते हैं। अब जो सारे गेस्ट आते हैं ना तो ये भी उनके साथ खाना खाता है। तो वो जो गेस्ट आते हैं, जो भी वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, दे आल्सो टॉक अबाउट दैट पार्नल। ये भी उसी सियासी लीडर के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बड़ा अजीब लगता है कि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए घर आया हूँ, घर भी आके वही एक ही टॉपिक को सारे लेके चल रहे हैं। तो जल्दी ही ये ना कहता है कि मैंने वापस चले जाना है। तो ये फिर स्कूल वापस आ जाता है, लेकिन जब स्कूल वापस आता है ही हेयर्स अ न्यूज़ दैट टू स्टूडेंट्स कॉट हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कि दो स्टूडेंट्स पकड़े गए और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते स्कूल के अंदर ही करते पकड़े गए थे। अब ये जो खबर थी, इट वाज अगेंस्ट देयर रेपुटेशन अबाउट द स्कूल। तो ये ना उनके स्कूल की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन के अगेंस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से जितने भी टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब जब टीचर क्लास के अंदर लेक्चर लेने जाते तो हर एक टीचर का जो बिहेवियर था ना वो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था। छोटी छोटी बातों पे स्टूडेंट्स को बातें सुनाते, छोटी छोटी बातों पे उनको पनिशमेंट करते। अब हुआ क्या था कि एक दिन जो स्टीफन था वो क्लास ले रहा था। ये ना ग्लासेस पहनता था, इसको ना नज़र वीक थी तो ग्लासेस पहना करता था। तो एक स्टूडेंट ने शरारत की और इसकी जो ग्लासेस थी ना वो तोड़ दी। अब ग्लासेस तोड़ दी तो उसको नज़र कम आता था। तो ये एक लेक्चर ले रहा था, लेक्चर लेते वक्त ना ये कुछ लिख रहा था, वो ना बड़ा ही थोड़ा आहिस्ता लिख रहा था, क्योंकि इसकी जो ग्लासेस थी वो टूट चुकी थी। अब इसने थोड़ा लेट लिखा तो वो जो टीचर था ना उसने इसको बहुत ज़्यादा मारा कि तुम लोगों ने क्या तमाशा बना हुआ है कि हर एक जगह पे हमें ही डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो। तो इसको ना बहुत ज़्यादा मारा। अब इसको गुस्सा आ गया कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब गुस्सा निकालने के लिए सीधा रेक्टर के पास चला जाए। रेक्टर एक हेड होता है भी किसी भी स्कूल को चलाने वाला, तो उसको ना सारी खबर देता है कि इस तरह से मेरे साथ बिहेव किया गया। जब ये रेक्टर के पास ये न्यूज़ लेके जाता है तो दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। एंड दे कंसिडर्ड हिम एज अ हीरो, कि ये बंदा तो हीरो है कि जिसने अपने ऊपर जुल्म, अपने ऊपर ज़्यादती नहीं सही और अपने ऊपर ज़्यादती का जो की गई थी उसका इंसाफ लेने के लिए सीधा रेक्टर के पास चला गया। तो उस वक्त ना इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है जी। अब इस तरह वक्त गुजरता रहता है, गुजरता रहता है। इसकी जो फैमिली कंडीशन है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है और इसकी वजह से वो एक और जगह पे, डबलिन पहले किसी और जगह पे रह रहे थे, फिर ये डबलिन माइग्रेट कर जाता है ताकि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ बेहतर हो सके। अब जब ये भी उनकी अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करता है तो वहाँ पे ना एक जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की देखता है। अब उस लड़की को देखता है तो इसकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये उसको अपना दोस्त बना लेता है। दोस्त बनाने के बाद जो उसके अंदर से जो अवेकनिंग ऑफ आर्टिस्ट है ना वो उछलना शुरू कर देती है। तो ये ना उस लड़की के लिए पहली दफ़ा एक नज़म लिखता है।
उस लड़की के लिए एक नज़म लिखता है। बेसिकली इसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, इसकी वजह से ना वो एक नज़म लिखता है। अब नज़म लिखने के बाद वक़्त गुज़रता गया। अब कॉलेज स्कूल लाइफ़ से ये एंटर हो चुका था कॉलेज लाइफ़ के अंदर। जब कॉलेज लाइफ़ के अंदर गया तो ही बिकम्स वेरी सीरियस एंड स्टडीज़ हार्ड। बहुत ज़्यादा इसने मेहनत करना शुरू कर दी क्योंकि इसको पता चल चुका था कि मेरी फैमिली की कंडीशंस क्या है। अब जैसे-जैसे बड़ा होता गया ये मैच्योर भी होता गया। जब मैच्योर होता गया तो अपने इर्द-गिर्द इसको बहुत सी सेक्सुअल और रोमांटिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। अब आपको पता है कि जिस माहौल के अंदर आप रहते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर भी होना शुरू हो जाता है। तो ये भी ना इस तरफ इंडल्ज हो रहा था, लेकिन इसकी जो फैमिली थी वो एक रिलीजियस टाइप की फैमिली थी। तो इसको लगता था कि ये जो चीज़ें ना सारी की सारी इल्लीगल है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो ये आपको गुनाह मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं अब क्या करूँ? रिलीजन की तरफ जाऊँ या प्लेज़र की तरफ जाऊँ? तो ये चीज़ ना इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती रहती थी। ख़ैर जी, थोड़ा वक़्त और गुज़रा तो इसको कॉलेज की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा किस्म का ना स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसको बेसिकली उस वक़्त समझ नहीं होती, जितना भी स्कॉलरशिप इसको मिलता है ना, वो सारा का सारा अपनी फैमिली के कुछ फैमिली को दे देता है, कुछ दोस्तों के अंदर खाने-पीने, पार्टीज़ वग़ैरह करने में वो सारा का सारा स्कॉलरशिप ना उड़ा देते हैं। जल्द ही वो जो स्कॉलरशिप मिला होता है ना, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो ही बिकम डिप्रेस, मायूस हो जाता है। तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ये वो कदम उठाता है जो कि इसने कभी सोचा ही नहीं था। बेसिकली ही विज़िट्स प्रोस्टिट्यूट्स, ये प्रोस्टिट्यूट्स को विज़िट करता है एंड ही बेसिकली कमिट्स सिन, ये गुनाह कर बैठता है। अब गुनाह करने के बाद इसके कॉलेज के अंदर फॉर 3 डेज़ देयर वर रिलीजियस एक्टिविटीज़, मीन्स कि जिस तरह हम इस्लाम के अंदर बात करें तो तबलीगी जमात वाले होते हैं, वो तबलीग करने के लिए आते हैं। इन्हीं के उसी कॉलेज के अंदर जिसके अंदर ये पढ़ रहा था 3 दिन का रिलीजियस एक्टिविटीज़ होनी थी। कुछ प्रीस्ट आने थे, प्रीस्ट आके इनको वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स देने थे। ठीक है जी। तो वो उनके 3 दिन लेक्चर सुनता है। 3 दिन लेक्चर सुनने के बाद ये प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो इस तरह का कोई भी गुनाह नहीं करेगा। जब ये 3 दिन की एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है तो जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो स्टीफ़न को अपने पास बुलाता है एंड ही सेज़ टू हिम कि यू मस्ट बिकम अ प्रीस्ट, कि जो तुम्हारी फ़िज़िकल अपीयरेंस है या जिस तरह के तुम नज़र आते हैं ना, यू शुड बी लाइक अ प्रीस्ट, कि तुम्हें ना एक प्रीस्ट होना चाहिए था। तो कहता है कि नहीं, मैं इस कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बन सकता। ठीक है जी। अब कॉलेज का दौर ख़त्म होता है। कॉलेज का दौर ख़त्म होने के बाद ये चला जाता है जी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद ये एक साहिल समंदर पे जाता है, वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की देखता है। वही लड़की जो इसने पहले देखी होती थी, एक दफ़ा फिर वो लड़की को देखता है और एक दफ़ा फिर से ये इमेजिनेशंस की तरफ चली जाता है एंड ही अल्टीमेटली प्रेजेस दैट गर्ल। तो उस लड़की की ना तारीफ़ करता है। जब तारीफ़ करता है तो इसको पता चलता है कि ये शायद रिलीजन के ख़िलाफ़ हो। तो वो कहता है कि नहीं, ये चीज़ मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। आप गुनाह करेंगे तो वो मज़हब के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर एक खूबसूरत चीज़ की आप तारीफ़ कर रहे हैं तो वो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। मज़हब इस चीज़ की आपको किसी किस्म की ये रोक-टोक नहीं करता। सो ही डिसाइड्स ओवर देयर दैट आई विल बिकम एन आर्टिस्ट। तो उस लड़की को देख के इमेजिनेशंस के अंदर जाके उसकी खूबसूरती को प्रेज़ करता है और ख़ुद ही खुद वादा करता है कि मैं क्या बनूँगा, मैं एक आर्टिस्ट बनूँगा। अब ये अपने दोस्त के पास जाता है क्रैनली, जो कि इसका यूनिवर्सिटी दोस्त होता है, बहुत ही अच्छा इसका दोस्त होता है। ये सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स जो होता है ना वो अपने उस दोस्त से डिस्कस करता है। तो इसका दोस्त उसको कहता है कि ये ना देखना कि तुम किसी काम में जल्दी कर, थोड़ा वक़्त ले लो फिर सोच। वह कहता है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल बिकम एन आर्टिस्ट और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। तो अल्टीमेटली ये अपने आइलैंड को छोड़ देता है, माइग्रेट कर जाता है और अपने इस प्रोफेशन को परस्यू करता है और एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी जी एक शॉर्ट सी स्टोरी, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। पोर्ट्रेट एक खाका होता है जी, एक शक्ल होती है ऑफ एन आर्टिस्ट, तो यही वो आर्टिस्ट होता है एज अ यंग मैन। यंग मैन आपने देख लिया कि स्टीफन की कहानी। तो ये जी थी आपकी शॉर्ट स्टोरी, ये था जी आपका नावल पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई एडिशन करनी हो, कोई और कुछ सजेशन देना तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर कहानी समझ में आ गई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सीरीज़। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।